नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी जो आपका 4th ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और ए गुना कैंडिडेट का रिजल्ट जब आएगा, तो उसके बाद में आपसे चॉइस फिलअप करवाई जाएंगी और आपके सामने एक लंबी सी विभागों की लिस्ट होगी। उसमें से आपको विभाग चूज करने हैं कि कौन सा विभाग आपको सबसे पहले चाहिए, कौन सा उसके बाद में ऐसे आपको रैंक देना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स और उसके आपने जो चॉइस में जो प्रायोरिटी आपने दी है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगी। ये प्रोसेस होने से पहले हमें ज़रूरी है कि जो भी डिपार्टमेंट है उनके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे हमारी कितनी पोस्ट है और हमारा जिस पोस्ट पे प्रमोशन होना है उस पोस्ट उसकी कितनी पोस्ट है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसका ऑफिस टाइम क्या है, वहाँ पे हमें कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एक ही पद होता है और उस पद में एक व्यक्ति को झाड़ू लगानी पड़ जाती है कई बार, और एक व्यक्ति होता है जो कि मतलब अच्छे आराम से बैठ के और जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो पोस्ट होती है एक, लेकिन काम अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिपार्टमेंट की वजह से उसने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को चूज किया है और उसने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को चूज किया है। तो यहाँ पे अपन जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं वो है आपका उद्योग और वाणिज्य विभाग। इसकी मुख्य ऑफिस जयपुर के अंदर है और इसके साथ इसकी सब ऑफिस हैं। तो अगर आपकी मुख्य ऑफिस में ड्यूटी आती है या फिर सब ऑफिस के अंदर भी आपकी ड्यूटी आती है, तो आपका जो सीनियरिटी लेवल होता है वो सेम ही होता है, एक ही सीनियरिटी लेवल होगा। जब भी प्रमोशन होगा तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा जयपुर में जॉब कर रहा है उसका प्रमोशन हो जाएगा, नहीं। अगर कोई उद्योग और वाणिज्य विभाग की जोधपुर ब्रांच के अंदर कोई काम कर रहा है तो उसका भी प्रमोशन हो सकता है। सीनियरिटी जो आपकी लिस्ट है उसके अनुसार होगा। तो अपन ऑफिस टाइम की बात कर लेते हैं। तो ऑफिस टाइम आपका 9 से लेके 5:30 बजे तक का रहता है और इसके साथ आपका लंच टाइम रहता है 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक, और सैटरडे और संडे को आपका ऑफ रहता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो टाइम है ये आपका 8.5 घंटा हो गया है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसमें आपकी कितनी पोस्ट है और एलडीसी की कितनी पोस्ट है जिस पे आपका प्रमोशन होना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या करना है कि रिकॉर्ड प्रबंधन का काम करना है। दोस्तों एक चीज़ तो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आप जब इस पोस्ट के बारे में यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे या फिर किसी से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि अरे यार ये तो पीओन की पोस्ट है, इसमें ना आपको मतलब ऑफिस में क्या करना है, जो भी ऑफिसर वगैरह होते हैं ना उनके लिए पानी वानी ये पिलाना ये काम है। दोस्तों वो चीज़ें आजकल बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जो भी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उन सब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बहुत सारे चेंज किए गए हैं। पहले ज़माने में ऐसे होता था क्योंकि जो भी एम्प्लॉय होते थे उनको पता ही नहीं होता था कि भाई अपना काम क्या है। तो अब जो भी एम्प्लॉय है उनको संसाधनों के संरक्षण के लिए मतलब यूज़ किया जाता है कि चाहे 4th ग्रेड का एम्प्लॉय है तो उसको अफ़सर की सेवा के लिए यूज़ नहीं किया जाकर उसको इस तरीके से यूज़ किया जाएगा कि वो जो अफ़सर है उसको असिस्ट करे, ताकि जो काम है वो और स्मूथ और जल्दी हो पाए। तो ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही तरीके से आपको यहाँ पे आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो तैयार की गई है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि जो रिकॉर्ड प्रबंधन है, जो फाइल और दस्तावेज हैं उनको सही ढंग से व्यवस्थित करना, रिकॉर्ड कीपर की सहायता करना और रिकॉर्ड को सुरक्षित करना। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने सेक्रेटरीट को पहले क्यों नहीं लिया है, सेक्रेटरीट बहुत अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है। दोस्तों सेक्रेटरीट के अंदर ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे आपकी पोस्ट खाली नहीं है। आप जब वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपसे सीनियर ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब भी कोई भी सत्र चलता है, जैसे मानसून सत्र, बजट सत्र, ठीक है, या ग्रीष्मकालीन सत्र, ये जो भी सत्र चलते हैं विधानसभा के, तो वहाँ पे इतना सारा काम होता है कि आप पूछिए मत, आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मैंने सेक्रेटरीट को नहीं लिया है,
फर्स्ट चॉइस पे मैंने इस डिपार्टमेंट को लिया है, क्यों लिया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँगा। तो सबसे पहला आपका ये काम होगा। उसके बाद में दस्तावेज और डाक वितरण, सरकारी फाइल है, पत्र, नोटिस को एक विभाग से दूसरे विभाग या एक टेबल से दूसरी टेबल। अगर बड़ा ऑफिस है, जैसे आपकी ड्यूटी आ जाती है जयपुर, तो जयपुर में आपको पता है कि उद्योग और वाणिज्य विभाग का बड़ा सारा बिल्डिंग है, तो वहाँ पे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इस मतलब कि आजकल ई फाइल के माध्यम से जो एप्लीकेशन होती है, मतलब पेपर को बचाने के लिए सरकार ने एक योजना चला रखी है कि भाई जो भी काम होगा वो डिजिटल रूप से होगा। तो उसके चक्कर में आपको ये सारे काम बहुत ही कम करने पड़ते हैं, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही पत्रों का आदान प्रदान हो जाता है। अब बात करते हैं अपन, जैसे आपकी ड्यूटी है जोधपुर में, झुंझुनू में, सीकर में, ठीक है। जयपुर तो हेड ऑफिस है, तो वहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने पड़ सकते हैं डॉक्यूमेंट, तो ये काम आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद में कार्यालय सहायता, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, लिपिक कर्मचारी हैं, को दैनिक कार्यों में सहायता करना। अब दैनिक कार्य कौन से हैं? ऐसा नहीं है कि साहब जी बोलेंगे भैया चाय की व्यवस्था कर दो, तो आप बाहर से जाएंगे चाय लेके आएंगे, ऐसा बिल्कुल से भी नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे एक तो पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पे हो जानी चाहिए। एक जो भी मतलब ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर जैसे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अब कुछ भी हो गया है, लाइट ख़राब हो गई है, तो आपको कैसे भी करके वो, चाहे मैकेनिक बुलाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो लाइटिंग की व्यवस्था आपको ठीक करवानी है, ठीक है। आप खुद करते हैं वो अलग चीज़ है। अगर आप किसी की मतलब कि किसी भी मैकेनिक वगैरह की सहायता लेके करते हैं, इलेक्ट्रीशियन की सहायता लेके करते हैं, फिर उसके लिए जो भी खर्चा होता है वो वहाँ से मतलब उसके अलग मद होते हैं, तो वो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, और कंप्यूटर पर बेसिक डेटा एंट्री और रिकॉर्ड्स को डिजिटली अपडेट करने में सहायता करना। जैसे कुछ कैंडिडेट हैं जो कि हाईली ग्रेजुएट हैं, या फिर मतलब उनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी डिप्लोमा है, तो वो लोग जब अपनी क्वालिफ़िकेशन के अंदर ये चीज़ें ऐड करते हैं, तो डिपार्टमेंट भी उनको उसी के अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं। और फिर जब उन्होंने लिखा है कि भाई मुझे कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो उनसे ऐसे काम करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा कार्यालय का रखरखाव और स्वच्छता, ऑफिस की साफ़ सफाई, ठीक है। और जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं उनको निर्देशित करना, उनसे साफ़ सफाई करवाना, व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, फर्नीचर वगैरह ये देखना, और कुछ भी टूट फूट है तो उसको ठीक करवाना। जो भी ऑफिस के अंदर आने वाले व्यक्ति हैं, अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आ रखे हैं सीधे ही ऑफिस के अंदर चढ़ गए हैं, बिल्कुल से भी ऐसा नहीं। ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी कि आप उनको निर्देशित करेंगे कि भैया यहाँ पे बैठ जाइए, अभी सर काम कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। जो भी ऑफिस को खोलना, ऑफिस को बंद करना, ये आपका काम होगा। और भी जो भी मतलब कि क्या है, जैसे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी जाती हैं कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो सारी चीज़ें अभी आपसे करवा सकते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये देखिए 22/1/2024 का एक लेटर था, तो इसमें सीनियरिटी लेवल जारी किया गया था कि अपने जो विभाग है उसमें कितने कर्मचारी हैं और उनका क्या सीनियरिटी लेवल है। तो इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ये सीनियरिटी लेवल है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं पूरा। तो इसमें आप देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, कुल स्वीकृत पद कितने हैं, 186, ठीक है। और पे लेवल जो आपका दे रखा है, अभी इसको इंक्रीज कर दिया गया है, लेवल 2 पे इसको ले लिया गया है। तो इसके बाद में आप देखिए नीचे की टोटल जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनकी ये रैंक दिया गया है, और उनकी ड्यूटी कहाँ पे वो भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जो मतलब कि पहली रैंक किस कैंडिडेट की है, जिसकी ड्यूटी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। अब ऑफिस, इसकी मेन ऑफिस तो जयपुर के अंदर है, लेकिन ड्यूटी कर रहा बंदा जोधपुर में, और उसकी पहली रैंक है। जैसे प्रमोशन होगा तो इसको फ़ायदा होगा, लेकिन इनके पास योग्यताएं नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे, देखिए 1967 की इनकी नियुक्ति तिथि है, ठीक है। तो ये काफ़ी पहले की है, 1986 की इनकी नियुक्ति तिथि है, 67 में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसे करके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल देखिए कितने हैं, टोटल 39 हैं।
और मैंने आपको दिखाई थी कि टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, तो टोटल पद हैं 186। तो कितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं आप देख लीजिए दोस्तों, इतनी सारी पोस्ट इसके अंदर खाली पड़ी हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आप देखेंगे, तो आप ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 1990 से पहले के हैं, 2000 से पहले के तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनके पास योग्यताएं नहीं है दोस्तों एलडीसी बनने के लिए, क्योंकि जब आपका एलडीसी में आपको प्रमोट करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो टेस्ट होता है वो देना कंपलसरी है। तो ये लोग टाइपिंग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इनके पास RSCIT वगैरह का डिप्लोमा तो इन्होंने ले लिया कैसे भी करके, सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन ये टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो इनका प्रमोशन ही नहीं हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें एलडीसी कितनी पोस्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये है पद का नाम कनिष्ठ सहायक, ठीक है, सीधी भर्ती, और टोटल पोस्ट कितनी है 534 है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की। आरक्षण का प्रावधान जो भी है वो आपको दिया गया है कि इस तरीके से आरक्षण भी प्रतिशत के अंदर दिया गया है टोटल पोस्ट का। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टोटल कितनी पोस्ट है, 534 पोस्ट है टोटल। 534 पोस्ट में से कितने कैंडिडेट है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं अभी, तो आप देखेंगे इसमें से बीच में से दोस्तों ये भी है, मतलब ये खाली है बीच में से, क्योंकि कुछ का दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर हो गया सिलेक्शन, तो वो लोग खाली हो गया उनके पोस्ट, तो अपन ऐसे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है, जो कि आपको मैं रूल दिखा देता हूँ एक, उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी एलडीसी की पोस्ट होती हैं, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ पे एलडीसी की आप बात कर लीजिए कि जैसे कोई भी एलडीसी की पोस्ट है, वहाँ पे अगर 1000 एलडीसी की पोस्ट है दोस्तों, तो उसका 15% जो है वो प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। तो 150 पोस्ट जो है उसकी प्रमोशन के थ्रू फिलअप होंगी, ये रूल है। यानी कि 85% पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 15% पे क्या होगा, प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा। तो यहाँ पे प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। तो जो भी अभी कैंडिडेट जो भी इसमें फॉर्म लगाएंगे, जो इसको पहली प्रायोरिटी देंगे, जिनका सिलेक्शन इसमें होगा, तो उन लोगों के लिए काफ़ी चांस है कि केवल 5 साल के अंदर उनका एलडीसी में प्रमोशन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये रूल। देखिए ये जो है रूल है, इसमें जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय है उसके बारे में सबसे नीचे दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा गया है 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए कि there is a provision in rule for appointment on the post of LDC by promotion from eligible class 4th employee to the extent of 15% of the post as per ministerial service rule, ठीक है। और आपकी जो सर्विस चाहिए होगी वो मिनिमम 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। मतलब आप जो है 4th ग्रेड के पोस्ट पे जो है कम से कम 5 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, और मैंने आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आपको इसके बारे में डिस्कस किया है, आपके कितने प्रमोशन के चांस है उसके बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।